हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो है हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फोर्स। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो फोर्स है वो क्या होता है? फोर्स इज ए पुश और पुल विच कैन चेंज द डायरेक्शन मोशन फ्रॉम द रेस्ट एंड रेस्ट फ्रॉम मोशन एंड अदर। जो फोर्स होता है वो क्या करता है? पुश और पुल होता है, और जो किसी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। दूसरा, रुकी हुई बॉडी को चला सकता है और चल रही बॉडी को रोक सकता है। ठीक है, ये होता है फोर्स। दूसरी बात जो है ये है कि जो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो लीनियर मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी का क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट होता है। उसकी जो एसआई यूनिट होती है, फार्मूला ये होता है P=mv। एसआई यूनिट जो होती है उसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि किलोग्राम इसकी होगी, मीटर पर सेकंड इसकी होगी। और सीजीएस जो यूनिट होगी वो है ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। डायमेंशन फार्मूला जो है वो है mL1T-1। ये जो है वो है लीनियर मोमेंटम। अब जो हमारे पास में जो फार्मूला था P=mv, अब इसमें क्या है कि अगर हमने मास को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ पर P और V के बीच में एक रिलेशन बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर मास जो है वो कांस्टेंट, ठीक है, यानी दोनों बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, P भी बढ़ रही है और V भी बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर हमने V को क्या कर दिया? कांस्टेंट, यानी P= जो mv है, इस V को कांस्टेंट कर दिया तो P और M क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है। और जो हमारे पास में जो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, P और M यहाँ पर, और V वेलोसिटी ये कांस्टेंट हमने यहाँ शो कर रखी है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, थर्ड पॉइंट में टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास m1 एंड m2 एंड सेम लीनियर मोमेंटम। सेम लीनियर मोमेंटम m1 p1 और p2 हमने कंसिडर कर रखा है। फार्मूला क्या हो गया यहाँ पर? m1 v1 और m2 v2, क्योंकि P=mv होता है। ठीक है। अब बात यह है कि अगर हमने यहाँ से क्या कर दिया इसको, अगर हम P को कांस्टेंट करते हैं, P को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो V और M का ग्राफ यहाँ पर बनेगा। तो वो कैसा बनेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे बन रहा है। कहने का मतलब ये है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो V1/V2 हो गया और M2/M1। इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पर जो V1 है वो जो है M1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो वहाँ जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पर क्या है? मास कम, और मास ज़्यादा है तो वहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी, अगर कोई भी बॉडी है वो तेज़ गति से चल रही है, फास्ट चल रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर उसको रोकने के लिए भी हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर वहाँ पर हमारे पास में जैसे कोई भी लार्ज मास है किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई ट्रक वगैरह है, उसको रोकने के लिए वहाँ पर ज़्यादा हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ पर जो वेलोसिटी अगर किसी की तेज़, जैसे कोई बुलेट है तेज़ गति से चल रही है, तो वो किसी भी टारगेट को आराम से वहाँ से उसको आर पार कर सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके आर पार हो सकती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है? तेज़ है। अब जो सेकंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग, कंटिन्यूज टू बी मूविंग एंड इट एक्टेड अपॉन द अनबैलेंस फोर्स टू चेंज इट्स प्लेस। एक बॉडी जो है, ये बॉडी इज कंटिन्यूस टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग, कंटिन्यूस टू बी मूविंग, यानी कोई भी बॉडी है अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर अनबैलेंस, या फिर हम ये बोले कि हम जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी अपना पोजीशन है वो चेंज नहीं करेगी। ठीक है। अब बात ये होती है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब बॉडी कहाँ पर कैसी है? वो रेस्ट में रहेगी। ठीक है। मूविंग कब करेगी? मूविंग कंटिन्यूसली टू बी मूविंग, इट इज़ कॉल्ड द गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है कि इफ़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी चेंज। अगर कोई भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 है। अगर नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब यहाँ पर है नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसका मतलब वहाँ पर फोर्स काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब वहाँ पर फोर्स लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन आपका 0
है तो वहाँ पर आपका फोर्स नहीं लग रहा है, और एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो है तो वहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स टू टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यानी जो हमारे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया ये, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के डायरेक्टली, यानी dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। अब इसको एक्सप्लेन देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है इसका। हमने कंसिडर किया m मास है किसी बॉडी का, v वेलोसिटी है, dp यहाँ पर स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, dt स्मॉल टाइम है, f एक्सटर्नल फोर्स है। तो जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो हम इसको उल्टा भी ले सकते हैं ऐसे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने इसको k लिखा है और dp/dt। अब जो हमारे पास में जो p की जो वैल्यू होती है, p इजिकल टू mv होता है, तो हमने यहाँ पर p की जगह क्या रख दिया, mv रख दिया, तो ये हो गया mv। d/dt पहले से ही था और k भी था। k यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। इसलिए बच गया कि आपके पास में f इजिकल टू m dv/dt, यानी इस ये जो m था इसको तो बाहर निकाल दिया यहाँ पर, और क्या बच गया, dv/dt बच गया। अब dv/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। f इजिकल टू एम ए हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये जो है dv/dt a के बराबर हो गया, इसको हमने a लिख दिया तो m बच गया, तो क्या हो गया, f इजिकल टू एम ए। ये फार्मूला होता है फोर्स का। यानी फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर जो न्यूटन इसकी यूनिट होती है फोर्स की। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे, जो यूनिट होती है ना, और डायमेंशन जो होता है फोर्स का, वो कैसे निकालते हैं। देखिए यूनिट हमारे पास में फार्मूला ये हो गया f इजिकल टू एम में, डायमेंशन कैसे बनेगा, mlt-2 होता है, आपको पता है, आपको करवाया था। और देयर आर द टू टाइप्स ऑफ यूनिट होती हैं, एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो सबसे पहले हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है। ये है एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन एसआई सिस्टम इज न्यूटन। सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट में जो फोर्स की जो यूनिट होती है एसआई में पढ़ेंगे, वो क्या होती है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर, यानी f इजिकल टू एम ए। अब देखो यहाँ से फोर्स की क्या हो गई, न्यूटन, मास की क्या हो गई, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरी है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन सीजीएस सिस्टम। पहली जो थी वो क्या थी, एसआई सिस्टम पे, दूसरी क्या है, सीजीएस सिस्टम पे। तो सीजीएस पे क्या होती है फोर्स की, डाइन होती है। तो 1 डाइन किसके बराबर आएगा, देखिए अब ये जो ग्राम है ये क्या आ जाएगा, ये किलोग्राम, ये किस में आ जाएगा, ग्राम में। और ये जो आपके पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये है एब्सोल्यूट यूनिट ऑन सीजीएस सिस्टम। और 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ओके, क्योंकि सेंटीमीटर और यहाँ पर जो किलोग्राम है उनको हम चेंज कर, मीटर और जो आपके पास में किलोग्राम, इसको चेंज करेंगे तो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है सेकंड नंबर की, वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ऑन एसआई सिस्टम इज किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स। सबसे पहले निकालेंगे हम उसको एसआई सिस्टम पे। तो एसआई सिस्टम में फोर्स की क्या होती है, ग्रेविटेशन में किलोग्राम वेट या फिर किलोग्राम फोर्स होती है। तो एफ इजिकल टू एम में, और फोर्स की क्या हो गई, देखिए फोर्स की हो गई किलोग्राम वेट, मास की क्या हो गई, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 किलोग्राम वेट, और ये जो किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम क्या ले सकते हैं, न्यूटन। ठीक है, जो फोर्स होती है वो न्यूटन में लिख सकते हैं, और ये थी हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको टोटल क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन। इसलिए हमने किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख दिया, न्यूटन लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है कि ग्रेविटेशन यूनिट ऑन फोर्स ऑन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में होती है ग्राम वेट या फिर ग्राम फोर्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ इजिकल टू एम में फार्मूला वही लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फोर्स की क्या हो गई, ग्राम वेट,
और मास की क्या होगी यहाँ पर ग्राम, और एक्सेलरेशन कितनी होगी है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगी यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 980 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ग्राम वेट सेम यहाँ पर, और ये बन गया 980 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको डाइन लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम वेट किसके बराबर हो गया 980 डाइन के बराबर हो गया। 1 किलोग्राम वेट कितने के बराबर होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं आपकी, इनको याद रखेंगे। 1 ग्राम वेट और 1 किलोग्राम वेट और 1 ग्राम वेट, इनको आप याद रखेंगे। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।